मैं हूं मोहम्मद तनवीर, आप देख रहे हैं द इको लाइव। हिंदुस्तान में मंदिर और मस्जिद को लेकर जिस तरह सियासत हो रही है उसमें नुकसान आम मुसलमानों का हो रहा है। संभल का जो वाक़या है वो पूरे देश भर में जंगल की आग की तरह फैल गई थी। इस सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए कलकत्ता के मारूफ सोशल एक्टिविस्ट राफेज सिद्दीकी साहब है। राफेज जी, जिस तरह से मंदिर और मस्जिद के नाम पर सियासत हो रही है, नुकसान आम मुसलमानों का, मुसलमान का एक तबका खामोश है, कोई बयान जारी नहीं की जाती, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से इंसान का नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता, उसी तरह बीजेपी का भी नेचर कभी बदल नहीं सकता। उनके अंदर जो चीज़ है वो बार बार सामने चले आती है। 2024 के इलेक्शन के बाद जिस तरह से उन्हें झटका पड़ा है, अगर जिस तरह से रिगिंग या यूपी में जिस तरह से बहुत सारे सीटों में घपला हुआ है, अगर नहीं हुआ होता तो शायद आज वो सत्ता में ना होते। नीतीश कुमार और नायडू साहब उन्हें अगर सपोर्ट नहीं करते तो आज सत्ता में ना होते। उसके बावजूद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। उनकी जो सियासत है वो हमेशा एक ही चीज़ पर जो है वो टिकी हुई है, वो है कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में आपस में इख्तलाफ पैदा करना, धर्म के जितने जो है वो मुद्दे उनके साथ हैं, और मंदिर और मस्जिद को लेकर ही जो है वो खिलवाड़ करते हैं। मुसलमान को बार बार उल्टा पुल्टा कहना, या फिर उनके बातों में बार बार इस तरह से बातें आ जाना कि वो इशारतन पूरे एक तबका की तरफ जो है इशारा हो, जो कि वो मुसलमानों की तरफ होता है बार बार। तो इसी तरह वो बार बार अभी जो है उन लोगों ने एक नया सोचा शुरू किया है, वो ये है कि पिछले जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उनसे एक ऑर्डर पास करवा दिया कि भाई हम जो है सर्वे करवा सकते हैं, जितने भी मस्जिदें हैं उनके नीचे हम सर्वे करा सकते हैं। मगर आप ये सोचें कि अगर आप सर्वे करा रहे हैं और सर्वे कराने के बाद अगर वहाँ पे सचमुच कुछ निकल जाता है, तो क्या हिंदुस्तान का जो एकता और अखंडता का जो माहौल है, जो प्रेम और का जो माहौल है, तो इसमें वो लोग फूट डालने में आसानी से उनको काम आ जाएगा। क्योंकि वो लोग जो अपनी उनकी साजिश है वो साजिश बार बार सामने लेकर आ जाएंगे, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ एक है कि किसी तरह ये प्रूव करना कि मस्जिदों के नीचे जो है वो मंदिर है या मंदिर था, और मंदिर के ऊपर ये मस्जिद बना है, या मंदिर को तोड़कर ये मस्जिदें बनाई गई। जबकि एक रूल आ चुका है कि 1947 के बाद जितनी भी मस्जिद हो या मंदिर हो या गिरजा हो या कुछ भी हो, जितनी भी प्रेयर हाउसेस हैं, वो जिस शक्ल में है उसी शक्ल में होनी चाहिए, उसको कोई भी रद्द बदल उसमें नहीं हो सकता। तो सीधा सीधा ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ये लोग जा रहे हैं, सीधा सीधा ये लॉ के खिलाफ जा रहे हैं, और इनका मकसद सिर्फ ये है कि किसी तरह भी जो है जो प्रेम या फिर शांति का जो माहौल है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि इख्तलाफात पैदा हों, ये लोग चाहते हैं कि राइट्स हो जाएं पूरे हिंदुस्तान में, और ये जिस चीज़ पे काबिज हैं वो काबिज रहें। क्योंकि आपको मालूम है कि 1992 में गुजरात में राइड कराने के बाद, उसके बाद मुजफ्फरपुर में इन्होंने राइड करवाया, जिस तरह से और भी दीगर जगहों में जो इन्होंने राइड्स करवाए, और राइड्स करा के आज वो लोग राजपाथ पर बैठे हुए हैं। तो इनका राजपाथ पर बैठने का जो तरीक़ेकार है वो यही है कि किसी भी तरह जो है हिंदू मुस्लिम राइट्स जो है वो कराते चले आए, और अभी वो देख रहे हैं कि उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। एक नया सोशल लेकर आ गए हैं कि मस्जिदों के नीचे जो है सर्वे करा दी जाए और उसमें निकाला जाए कि ये आखिर मंदिर के ऊपर बना है, और ताकि आस्था के साथ खिलवाड़ कर पाए। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा था कि अब मंदिर और मस्जिद की सियासत बंद होनी चाहिए, खुदाई का काम नहीं होना चाहिए, उन्होंने एक सभा में कहा था। लेकिन उसके बाद भी उनके ही लोग इस तरह के काम अंजाम देते हैं, कोर्ट चले जाते हैं, वो चाहे ख्वाजा गरीब नवाज का मामला हो, अजमेर शरीफ का मामला हो, या किसी छोटे दरगाह का मामला हो। कैसे देखते हैं? मैं तो सबसे पहले मुस्लिम कौम को सल्यूट करना चाहता हूँ कि जिस तरह सब्र का मादा दिखा रहा है ये कौम, वरना जिस तरह इन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर उंगली उठाने की कोशिश की, या जिस तरह अजमेर शरीफ के दरगाह के ऊपर भी आवाज़ उठाने की कोशिश की, इस वक्त तो पूरे कौम को उड़ जाना चाहिए था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम ने सब्र का काम लिया, सब्र और तहम्मुल से काम लिया, और अल्लाह से आग लगाई और दुआ मांगी, और देखिए उसका ये नतीजा हुआ कि नए चीफ जस्टिस जो आए उन्होंने ये ऑर्डर पास कर दिया कि पूरा स्टे लगवा दिया कि कहीं भी अब कोई सर्वे नहीं होगा। तो इससे क्या सबक मिलेगा उन तंजीमों को
मिलना चाहिए। और जहाँ तक आप आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी की बात कर रहे हैं, तो आपको ये समझना होगा कि वो ये बात उन्होंने किस वक्त कही थी। पिछले जो कुछ इलेक्शंस होने वाले थे, उन्होंने जो हालात देखे थे, क्योंकि ये लोग एक नए चीज़ को लेकर आए थे कि वक्फ बिल को लेकर आकर ये लोग सोच रहे थे कि शायद वक्फ बिल से जो है मोड चेंज हो जाएगा हिंदुस्तान का, और शायद जो है वोट इनके तरफ जो है वो नज़र आएगा कि तब्दील हो रही है, लोगों का जो है रुझान बीजेपी की तरफ वापस आना। तो वो देख रहे थे कि थोड़ा जो है वक्त का रुझान सही नहीं चल रहा है और वोट जो है नज़र नहीं आ रहा है कि वो बीजेपी की तरफ आएगा। तो भागवत जी ने देखा कि भाई इस वक्त ये सब बोलना शायद सही नहीं होगा, तो बेहतर यही होगा कि ऐसी बात हम कर दें जो थोड़ा सेकुलर लुक दे दे। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि वोट जो है बटने से बच जाएगा, मतलब बीजेपी की तरफ का जो वोट जो है जो नहीं जाने वाला था वो उनको बचाने की कोशिश थी उनकी। बंगाल में तो पुरअमन माहौल पिछले 10 सालों से रहा, लेकिन यूपी के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मुस्लिम लीडरान खामोश है, मुस्लिम तंजीमें खामोश है, आखिर क्या वजह है? नहीं, मैं सबसे पहले बात तो बंगाल के मामले में सैल्यूट करना चाहता हूं हमारी नेत्री श्रीमती ममता बनर्जी का कि कितना शानदार माहौल यहां बना कर रखा है। अभी देखिए यहां पे चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, चाहे वो ईद हो, कल ही स्वामी विवेकानंदा का बर्थडे मनाया गया यहाँ पे और सबों ने मिलकर मनाया है। तो हमेशा देखिए आप यहाँ पे जो है एकता और अखंडता का एक बहुत शानदार जो है मुजाहरा होता है और नज़र आता है कि यह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है किस तरह से मिलकर भाई भाई बनकर यहाँ रहते हैं। मगर दूसरे जगहों में जहाँ पे बीजेपी काबिज है इस वक्त, और यूपी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, और मैं तो ये समझता हूँ कि बीजेपी के लीडरान में सबसे जो डेंजरस लीडर इस वक्त है वो योगी आदित्यनाथ है, जो इस वक्त बुलडोज़र की राजनीति करा रहे हैं। और इस वक्त वो ये सोच रहे हैं कि बुलडोज़र बाबा बन जाएंगे, और बुलडोज़र बाबा बनकर उनका जो नज़र है वो पीएम की गद्दी के ऊपर है। वो इसी कोशिश में जो है जितनी नफ़रत की सियासत को जो है और ज़्यादा हवा दे रहे हैं कि किस तरह वो, क्योंकि उन्होंने ये देखा है कि 1992 में जिस तरह से नफ़रत की राजनीति करके आज वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी जो हैं विराजमान हैं, तो आज वो यही सोच रहे हैं कि हम भी उसी नक्शे कदम पर चल के, उसी लाइन पर चल के और नफ़रत की राजनीति को आग लगाकर और हवा देकर जो है वो किसी तरह उस गद्दी तक पहुंचना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल है, आने वाले 2 फरवरी को पश्चिम बंगाल में ऑल इंडिया मिली काउंसिल की एक मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी मदऊ किया गया है। तो इस मीटिंग से क्या मैसेज दिया जाएगा पूरे देश भर के मुसलमानों को? हमारी कोशिश रहेगी कि उन्हें मैसेज दिए। हम श्रीमती ममता बनर्जी हमारी जो नेत्री हैं और सीएम हैं बंगाल के, हम जानते हैं कि वो एक मजबूत नेत्री हैं पूरे हिंदुस्तान में, उनकी बात पूरे हिंदुस्तान सुनती है। और इस वक्त जो हालात है, खास करके जो लोग हिंदुस्तान के एक बड़ा तबका जो है वो सेकुलर लोग आज भी सेकुलर हैं और वो पुरअमन माहौल में रहना चाहते हैं, शांति पसंद करते हैं और ये एकता और अखंडता जो हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी मजबूती है उसको पसंद करते हैं। तो वो लोग श्रीमती ममता बनर्जी को एक अच्छे लीडर के तौर पे देखते हैं, एक सेकुलर लीडर के तौर पे देखते हैं। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि श्रीमती ममता बनर्जी तक हम अपना मैसेज उन तक पहुँचा पाएँ, जो मैसेजेस नहीं जा पा रहा है उन तक, तो इस प्रोग्राम के ज़रिए हम उन तक पहुंचा पाएँ, ताकि जो हालात पूरे देश में हैं और जिस तरह से बंगाल को एक अखंडता और एकता का एक एग्जाम्पल दीदी ने बनाया है, तो बंगाल से और भी बेटर मैसेजेस पूरे इंडिया में जाए, ताकि और भी स्टेट के जो नॉन बीजेपी लीडर्स हैं या फिर इंडिया गठबंधन के जो लीडर्स हैं वो लोग भी अपने अपने स्टेट में दीदी को फॉलो करके थोड़ा सा जो है माहौल को बेहतर बना दें। सीएम के अलावा और कौन कौन लोग मौजूद होंगे, क्योंकि नेताजी इंडोर स्टेडियम काफ़ी बड़ा स्टेडियम है और हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर शरीक होने की ऐसी उम्मीद की जा रही है? वेन्यू अभी तक कंफर्म नहीं है, चेंज भी हो सकता है और डेट्स भी शायद आगे पीछे हो सकता है। और हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब के आने के चांसेस हैं, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर हैं। मौलाना उमर आबिदीन साहब के आने के चांसेस हैं। उसके बाद मंजूर आलम साहब जो कि ऑल इंडिया मिली काउंसिल के सदर भी हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ के भी सदर हैं, वो भी आएंगे इंशाअल्लाह ताला। जनाब ज़फ़र महमूद साहब के आने के चांसेस हैं, जनाब फैज़ान मुस्तफ़ा साहब के आने के चांसेस हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे दीगर मुस्लिम लीडरान को हम लोगों ने मदऊ किया है। हम उम्मीद करते हैं कि अच्छी खासी तादाद में जो है ऑल इंडिया की लीडरशिप हमारे उस मंच में मौजूद होगी। एक आखिरी सवाल राफी भाई, जिस तरह आपने कहा है कि तमाम मुस्लिम कायदीन उस मीटिंग में मौजूद होंगे, लेकिन जब मुसलमानों पर मुसीबत आ पड़ती है तो ये मुस्लिम लीडरान नज़र नहीं आते, आखिर क्या वजह है? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये सवाल गलत है
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस चीज़ में बहुत कामयाब रहा है। और इससे पहले चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला हो, जब हम लोगों ने मेल किया था तो पूरे जितनी भी तंजीमें जो हैं उन्होंने लब्बैक कहा था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेल्स को, जो मेल बनाया गया था पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, वही मेल को फॉलो करके इस वक्त वक्फ़ के मामले में भी अगर आप देख लें, जो वक्फ़ बिल के खिलाफ जो मेल्स गए हैं, तो वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो मेल बनाया गया था उसी को जो है बेस बना के उसी मेल जो है सबों ने मिलकर जो है मेल किया है, ईमेल किया था। तो मैं समझता हूँ कि नहीं, देखिए लाख ये इख्तलाफात होने के बावजूद जो है, जब ऐसी कोई बातें आती हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कॉल होता है या मिलिट्री काउंसिल की तरफ से या कोई बड़ी तंजीमों की तरफ से कॉल होता है, तो सब आ जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल एक ये रहा कि 5 अगस्त 2024 को जब वक्फ बिल जो है प्रोड्यूस होने वाला था ऑलरेडी पार्लियामेंट में 8 तारीख को, उससे पहले 5 अगस्त 2024 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल ने एक बहुत बड़ी मीटिंग कॉल की थी। उसमें भी जितने भी दीगर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो तो उसमें मुस्लिम लीडरान मौजूद थे, और उसके अलावा 42 MPs मुस्लिम MPs जो इंडिया गठबंधन और दीगर गठबंधन के हों, दीगर पार्टीज़ को, वो सब मौजूद थे वहाँ पे, और एक अच्छा मैसेज गया था। और उसी का ये नतीजा था कि 8 अगस्त को बीजेपी जो है वो कामयाब नहीं हो पाए थे बिल पास करने में, और इसको अपोज किया गया, तब ये फिर जेपीसी में चला गया और अब जेपीसी पे जाके ये रुका हुआ है।